200 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरीज़ जो हमारी चल रही थी उसका ये पार्ट सेकंड है दोस्तों। पार्ट 1 में हम लोगों ने 100 MCQ डिस्कस किए थे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट के और जो भी हम लोगों ने वीडियो बनाई है दोस्तों आपके सेमेस्टर से रिलेटेड, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की वीडियो दोस्तों कानपुर यूनिवर्सिटी BLLB सेकंड सेमेस्टर, LLB सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट जिनके एग्जाम 12 से स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए LLB वाले स्टूडेंट का पहला एग्जाम ही कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो चलिए वीडियो बिना किसी देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है दोस्तों, बिल्कुल नहीं, मैं ज़्यादा समझाने वाला नहीं हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो सके। ओके, समय आपका बच सके। और साथ ही साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा जिससे आपकी हेल्प होती रहे। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ए पर्सन हु अप्स अ पब्लिक ऑफिसर कैन बी रिमूव्ड बाय, वह व्यक्ति जो किसी लोक पद पर बिना अधिकार के काबिज हो जाता है, हटाया जा सकता है किस रिट के दायरे। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, देखिए जो रिट के क्वेश्चन है इनको आपको अच्छे से कर लेना होगा। मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया कि कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड रिट के क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो मैं आपसे लिखित बता रहा हूँ, 100% गारंटी ले रहा हूँ आपको एग्जाम इतना अच्छा होने वाला कॉन्स्टिट्यूशन का कि आप इसमें बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट कैन बी मूव्ड इन, जो मूलभूत अधिकारों के परिवर्तन हेतु रिट दाखिल की जा सकती है। कहाँ की जा सकती है? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में की जा सकती है दोस्तों। और कौन सा आर्टिकल ये बताता बताइए, इसका भी एक क्वेश्चन आएगा। इसमें आपसे पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल बताता है कि सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकते हैं, कौन सा आर्टिकल बताता है कि हाई कोर्ट में रिट डाल सकते हैं। ओके, इसके ऊपर दोस्तों कल से परसों तक दोस्तों एक सेपरेट वीडियो आएगी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मैं अपनी तरफ से कुछ और क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड ऑन करूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा विच अमंग द फॉलोइंग रिट इज कन्वर्टेड इन नेचर, बताइए कौन सी रिट होती है, बताइए सेटोरियल, प्रोहिबिशन, मैंडेमस या बोथ ए एंड बी, बताइए दोनों ए या बी दोनों होती है। तो थर्ड का आपका आंसर होगा दोस्तों ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। द पर्सन डिटेन इलीगल बाई पुलिस अथॉरिटीज कैन अप्लाई फॉर अ रिट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा दोस्तों डी। ओके, हबीस कॉर्पस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, मुझे नहीं पता यूनिवर्सिटी MCQ एग्ज़ाम क्यों करा रही है, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि MCQ एग्ज़ाम हो रहे हैं, जल्द से जल्द हुए जा रहे हैं, नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, ये वो ये, लेकिन आपका इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नुकसान उन बच्चों का हो रहा है जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनको ना तो कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होगी उनको, और ना ही उनको रेट के बारे में पता होगा, ना ही उनको फंडामेंटल राइट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पता होगा, जो कि बहुत ज़्यादा एक डिसएडवांटेज है इस चीज़ का। 5 का आंसर आपका होगा दोस्तों ए वाला। ओके, आर्टिकल 32 हमने बताया था, बताइए जुरिडिक्शन पूछा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का किस आर्टिकल में बताया गया दोस्तों, वही आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। अब बताइए आर्टिकल 32 किसके बारे में बात करता है, सुप्रीम कोर्ट को जुरिडिक्शन देता है या हाई कोर्ट को जुरिडिक्शन देता है। अब यहाँ पर राइट लिखा है, देखिए रिट की जगह राइट लिखा है, यहाँ पर रिट होगा। ओके, क्वेश्चन आंसर मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 6 रूल ऑफ लोकल स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल टू, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, वाद दाखिल करने का अधिकार का नियम लागू नहीं होता, किस पे लागू नहीं होता है, तो ABCD। तो 6 का आपका आंसर होगा दोस्तों बी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, लोकहित वाद पर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर क्या होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों, तो इसका आंसर आपको बताना होगा, अपने आप से बताना होगा क्या होगा। ओके, इसका आंसर आपको अपने आप से बताना होगा, 7 का आंसर क्या होगा। देखिए काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, काफ़ी सारे आंसर नहीं बताता। देखिए मैं आपके लिए ही भले के लिए कह रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस होगी, आप कुछ ना कुछ ढूंढेंगे, हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको उसके साथ में मिल जाए जो आप पढ़ लें, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। ओके, तो ये मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे बताया था, तो मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको कुछ ना कुछ ढूंढते रहना होगा अपने लिए। क्वेश्चन नंबर पूरी तरीके से किसी के ऊपर डिपेंड मत होइएगा एग्जाम से रिलेटेड। ओके, आप अपनी मेहनत खुद से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ए कह रहा है ए सेकुलर स्टेट क्या होता है, ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है, सभी धर्मों को समानता प्रदान करता है, हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, कैन रिस्ट्रिक्ट राइट टू रिलीजन ऑन ग्रोथ ऑफ मोरल एंड पब्लिक हेल्थ, या डी ऑल द अबव एंड आर ट्रू, सभी हो सभी सत्य हैं। तो देखिए 8वें का आपका आंसर होगा सभी ट्रू है, बताइए समझे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन कंटेंट इन आर्टिकल, बताइए पूछ रहा राइट टू फ्रीडम किस में बताया गया, ये भी हमने पढ़ा है। 25 से आर्टिकल आपका 25 से कौन सा बताता है, 28 या 26 बताइए, तो 28 बताता है, हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने, हमारे स्टूडेंट ने पहले ही सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो हमारे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनको कोई इशू नहीं होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि हमने इतने अच्छे क्वेश्चन को बता दिए हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, एग्जाम में भी और लाएंगे ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करके आएँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, ए होगा। ओके, बाय नॉन स्मोकिंग इन पब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए मैंने आपको अलग से पढ़ाया था, ये याद करिए, मैंने जब आपको फंडामेंटल राइट के कुछ MCQ पढ़ाया था, सिर्फ फंडामेंटल राइट के, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए जाके, उसमें आपके बहुत ज़्यादा MCQ आ जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने डिस्कस किए थे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो
11 का होगा डी वाला 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन हर बार रिपीट हुआ आपके एग्जाम में, इस बार भी आएगा। राइट टू डाई क्या है, यानी मृत्यु का अधिकार एक है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, विधिक अधिकार लीगल राइट है, नॉट ए फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बताइए भाई, मरने का अधिकार आपको दिया जाता है क्या? तो ये फंडामेंटल राइट है कि नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ही से पूछना चाहिए मुझे। आप बताइए, क्वेश्चन का आंसर आप ही बताइए। देखिए, आप ये जब ये क्वेश्चन का आंसर सर्च करेंगे, हाँ, तो इसी बहाने हो सकता है कि कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो मैं मुझसे मिस हो आउट हो गए हो। तो कुछ क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ जिसके चलते आप ढूंढिए। सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट इज क्या है? अगेंस्ट डिसेंटी एंड डिग्निटी ऑफ अ वुमन, वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 या इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये देखिए, इस चीज़ पे जो हमारा ये क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में भी बहस हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर इस पर स्टेटमेंट अपने दिए हैं, अपने विचार व्यक्त किए हैं, और पूर्व CGI ने भी इस पर अपने व्यक्त विचार किए गए हैं। तो आपने अगर न्यूज़ पढ़ते हैं दोस्तों तो आपको पता होगा ऑल द अबव। ओके। 14 The case in which for the first time Supreme Court of India awarded compensation to citizen for violation of main fundamental right state was। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ज़्यादा, इसका आंसर होगा ए वाला। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। राइट टू प्राइवेसी इज नाउ ए फंडामेंटल राइट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू प्राइवेसी बताइए, 20, 21, 19, 14। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 50 का आपका आंसर होगा बी वाला, 21 होगा। ओके। राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी आपके 21 में बताया गया। 16 पॉइंट आउट द करेक्ट ऑप्शन प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड। कह रहा भाई इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो पहला आपका है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आर्टिकल 21 में बात करती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात होती है कि नहीं होती है? तो इसमें करेक्ट बताना है। बी ए प्रोसीजर शुड बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल, ये तो बिल्कुल सही बात लग रही। सी लॉ स्टेब्लिश द प्रोसीजर टू शुड बी फेयर आर, विधि जो प्रक्रिया का निर्माण करते स्वयं समय होनी चाहिए। देखिए, इसका जो मेरे अकॉर्डिंग आंसर 16 का होगा बी वाला। ओके, ये मेरे अकॉर्डिंग मुझे यही वाला आंसर लग रहा है। आंसर की मैं आपका दूसरा आंसर दिया है, बट मैं 16 का ये बता रहा हूँ। देखिए, मैं आंसर की के बेस पे आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे आंसर आपके आंसर की में गलत होते हैं। तो प्लीज़ ये एश्योर्ड हो कि आप कोई भी क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं, प्लीज़ एश्योर हो जाए कहीं से भी आप पढ़ रहे हो कि आप जो आंसर देख रहे हैं कहीं वो आंसर की के द्वारा आंसर तो नहीं दिए, कोई आंसर की जो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से लॉन्च की जाती है उसमें काफ़ी सारे आंसर आपके गलत होते हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में क्या किया था, जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मुझे नहीं पता था कि इतने आंसर गलत होते हैं। मैंने कुछ वीडियोज़ डाली थी बहुत पहले, 2-3 साल पहले दोस्तों, तो उसमें काफ़ी आंसर गलत थे, लोगों ने कमेंट भी किए थे। ओके, तब मैंने उसको सुधारा। तो आंसर की से आपको आंसर नहीं पढ़ने हैं। और क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 का आंसर क्या होगा? नेशनल एंथम केस किससे रिलेटेड है बताइए? बी। 18 की तरफ बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस कौन सा है बताइए? 19 सब क्लॉज है, 19 सब क्लॉज 19 1 सब क्लॉज बी है, 19 1 सब क्लॉज सी, 19 1 सब क्लॉज डी। बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद ये अनुच्छेद काफ़ी ज़्यादा पूछा गया, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर होगा आपका 1, ए वाला होगा इसका आंसर, नॉट अ बी। ओके, इसका आंसर होगा ए। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन इज नाउ ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसको हम लोग सूचना का अधिकार RTI भी कहते हैं, तो ये क्या है बताइए? संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार तथा संवैधानिक अधिकार दोनों, या संवैधानिक अधिकार है सिर्फ? बताइए, देखिए बताइए क्या होगा, दोनों होगा कि एक होगा? तो 19 का जो आपका आंसर है दोस्तों बी है, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है ये। ठीक। 20 द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडिंग फॉर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स। देखिए, क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ। मैंने तीसरी वीडियो बना रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन पे, एंड ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ दोस्तों। जो क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। आपने भी पढ़ा होगा, आपको पता चला होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। तो 20 का आपका है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडिंग द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स। तो आर्टिकल 17 एंड 18 इस चीज़ की बात करते हैं। ओके, अनुच्छेद 17 एवं 18। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन NCERT इज़ अ क्या है बताइए? NCERT क्या है? ए स्टेट है, नॉट ए स्टेट है, एन एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है, या एन ऑटोनोमस बॉडी एंड देयरफॉर स्टेट है। तो क्वेश्चन में 21 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी वाला, नॉट ए स्टेट है, ये कोई राज्य नहीं है। ओके, आर्टिकल नहीं है, राज्य नहीं है। अब क्या है वो आप लोग देखना, गूगल पे आपको मिल जाएगा। 22 आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिलेटेड टू। देखिए कितने अंदर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो इसको अलग से टिक कर लीजिए। देखिए, अब अंदर के आर्टिकल तो पढ़ेंगे नहीं, तो इससे अच्छा आप क्वेश्चन ही कुछ ना कुछ पढ़ लें। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर होगा बी वाला, एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्या कह रहा है? लोक नियोजन में SC एवं ST वर्ग को प्रोन्नति में आरक्षण के विस्तार से, ओके, प्रमोशन से है।
आपका आंसर होगा बी वाला इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। 23 द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज आर्टिकल 16, 14, 15 या 21। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, फिर से रिपीट क्वेश्चन हुआ। 23 का होगा ए वाला। अनुच्छेद 16 में हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी, जो हमने वीडियो देखी थी। अब अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लीज़ वीडियो देखा जाएगा, तभी मैं इसमें ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ वो वीडियो जरूर देखना जो मैंने इससे पहले 2 डिस्कस की हैं। एंड साथ ही साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो भी आप लोगों के लिए डाल दी है, एंड BLLB वालों के लिए भी मैंने दोस्तों आपकी इंग्लिश की एंड पॉलिटिकल साइंस की एंड आज से कल में आपकी सोशोलॉजी की एंड इकोनॉमिक्स की वीडियो भी आपकी अपलोड हो जाएंगी। ओके, तो सारी वीडियो आप लोगों के लिए डाल ले रहा हूँ दोस्तों। आपके सपोर्ट का मुझे बस ज़रूरत है, आप सपोर्ट करिए बस दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे सपोर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या ए वुमन ऑफ हाई कास्ट मैरिंग ए पर्सन ऑफ शेड्यूल कास्ट इज इंटाइटल्ड टू। देखिए स्पेलिंग ही मिस्टेक है, अब इससे ज़्यादा आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कोई हाई कास्ट यानी जैसे मान लीजिए कोई जनरल कास्ट की कोई वुमेन है, हाँ, अगर वो SC कास्ट में शादी करती है, मैरिज करती है, तो किस चीज़ की इंटाइटल्ड होगी बताइए। बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी इन गवर्नमेंट जॉब। क्या यानी क्वेश्चन पूछा रहा है कि अगर कोई जनरल कास्ट की वुमेन या अपर हाई कास्ट की वुमेन कोई शेड्यूल कास्ट यानी SC कास्ट की वुमेन से किसी भी पुरुष से शादी करती है, मैरिज करती है, तो क्या वो ए वाला ऑप्शन हमारा कह रहा है बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी इन गवर्नमेंट, तो क्या वो महिला जो है उसको रिजर्वेशन का लाभ जो है सरकारी नौकरियों में मिलेगा। बी ए कैन नॉट फॉल्स बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, क्या उसको भाई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा इस कास्ट में। या सी कैन फॉल्स सर्वेशन बेनिफिट विद अप्रूवल ऑफ हाईकोर्ट, क्या वो हाईकोर्ट के अप्रूवल से ले सकती है। डी नॉन ऑफ द अबव। तो 24 का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। 24 का आंसर दोस्तों हम इस समय अगर आप मुझसे पूछेंगे दोस्तों, ये बी वाला आंसर होगा। उसका रीज़न ये है दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोस्तों ये चीज़ क्लियर की थी कि अगर आप आप जनरल कास्ट से हैं एंड आप मैरिज कर लेते हैं शेड्यूल कास्ट में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। ओके, एंड ना ही आप इस चीज़ के इंटाइटल्ड है कि आप अपनी कास्ट का नाम यानी जो आपका सरनेम है वो चेंज करने के लिए। ओके, तो सारी चीज़ें आप लोग न्यूज़ पढ़ते रहिए, आपकी बहुत काम आएंगी। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कहाँ से कैसे न्यूज़ आपको पढ़नी है। एग्जाम हो जाने दीजिए एक बार, फिर अच्छे से हम लोग पढ़ाई करेंगे इसमें। 25 कह रहा द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडिंग द मलगटिंग ऑफ स्पेशल प्रोविजन फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इज आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 बताता है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 बताता है, 14 सब क्लॉज 3 बताता है, 15 सब क्लॉज 3 बताता है। देखिए ये जो आपके सब क्लॉज वाले क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं अंदर के, यहाँ देखिए आप लोग इनको पढ़ेंगे तो है नहीं डायरेक्टली जाके आर्टिकल, तो इसमें जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं इनको तो आप बिल्कुल छोड़ना मत। और जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक पढ़ाए हैं इनको बिल्कुल अच्छे से रट डालिएगा, बिल्कुल रट डालिए, याद कर डालिए बिल्कुल अच्छे से। ओके, तो ये रहा आपका 26 आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉरवर्ड करता है, क्या मना करता है आर्टिकल। डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, क्लासिफिकेशन की बात करता है, बोर्ड डिस्क्रिप्शन क्लासिफिकेशन की बात करता है। डी रिजर्वेशन इन जॉब फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करता है। तो देखिए आर्टिकल 14 हमेशा डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। ओके, तो इसमें कोई संदेह नहीं, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव से रोकता है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है। ओके, 27 क्या कहता है, जैसा आर्टिकल 14 में जैसे इक्वलिटी ऑफ लॉ, इक्वलिटी, देखिए इक्वलिटी की जहाँ बात आएगी आर्टिकल 14 आ जाता है। ओके, 27 राइट ऑफ एन एडवोकेट इन प्रैक्टिस इन कोर्ट, एक अधिवक्ता न्यायालय में वकालत करने का अधिकार है। क्या है भाई, एज एडवोकेट आप कोर्ट में प्रैक्टिस करें तो ये आपका फंडामेंटल राइट है या स्टेटस संवैधानिक अधिकार है, या दोनों है, या ना तो ये ना फंडामेंटल राइट है ना ही स्टेटरी राइट है। तो देखिए 27 का आंसर होगा दोस्तों ए वाला, ये भाई फंडामेंटल राइट है एक वकील का। ओके, मूलभूत अधिकार है। इक्वलिटी इज एंथेसिस ऑफ आर्बिट्रेशन, दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ। तो 28 का आपका आंसर होगा दोस्तों बी वाला। ओके, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो केस लॉ वाले क्वेश्चन है मुझे मालूम है आप लोग छोड़ देंगे, बट छोड़ना मत, याद कर लेना, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपके केस लॉ से आ ही जाएंगे। ओके, तो 29 का आंसर क्या है, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अप्लीकेबल टू, किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है 14 वाला बताइए। 29 का आंसर आपका होगा सी, बोथ नेचुरल एंड लीगल पर्सन पे होगा, लीगल पर्सन पे होगा, नेचुरल पर्सन पे होगा, इंडियन सिटीजन्स पे होगा, नेचुरल लीगल दोनों पे हो जाएगा। ओके, द क्रीमी लेयर फार्मूला प्रोपोनेड इन फेमस मंडल कमीशन केस इज अप्लीकेबल टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, है बोथ टू शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड कास्ट। तो क्रीमी लेयर का फार्मूला दोस्तों जाहिर सी बात है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा दोस्तों, तो ये अदर बैकवर्ड कास्ट यानी जो OBC की बात हो रही है उस पे ऊपर एप्लीकेबल होता है। ओके, 31 बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट आर, क्या इन्फोर्सेबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है, डिपेंड्स ऑन कोर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर इन्फोर्समेंट है, द पोजीशन रिगार्डिंग देयर परमिशन के संबंध में स्थिति स्पष्ट है बताइए। तो 31 का आपका जो आंसर है दोस्तों वो होगा बी, नॉट इन्फोर्सेबल है दोनों। ओके,
मोस्टली क्या होता है दोस्तों, डीपीएसपी तो बिल्कुल ही इन्फोर्सेबल नहीं होते, बट कहीं कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज के चांसेस कुछ हैं, वो आपको पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। 32 डॉक्ट्राइन ऑफ एवियर इज एप्लीकेबल टू, किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है डॉक्ट्राइन ऑफ एवियर, तो ए फंडामेंटल राइट के ऊपर होती है, बी नॉट एप्लीकेबल टू फंडामेंटल राइट, सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ऑफ डी फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो देखिए 32 का आपका जो आंसर है दोस्तों वो होगा ए फंडामेंटल राइट। ओके, मूल अधिकारों के ऊपर होती है। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स इज एप्लीकेबल टू, जो डॉक्ट्राइन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं इनको छोड़ना नहीं है दोस्तों, कोई क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। तो 33 का आपका आंसर होगा दोस्तों ए वाला होगा। ओके, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ये। द वर्ड लॉ यूज्ड अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड। अभी देख कितने अंदर से क्वेश्चन पूछा गया, कितना ज़्यादा डीपली क्वेश्चन, कोई इसका आंसर जल्दी बता ही नहीं पाता है। अभी आपका 35 इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। ये डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स के बारे में जाहिर आपसे डायरेक्ट डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स के बारे में पूछा गया। इसमें ऐसे ही आपसे पूरा इतना बड़ा दे दिया पूछा गया। सेवरेबिलिटी के बारे में पूछ सकते हैं, वेवियर के बारे में पूछ सकते हैं, अल्ट्रा वायरस के बारे में भी पूछ सकते हैं। ओके, 36 आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर वैलिडिटी इनवैलिडिटी ऑफ, किसकी बताइए। तो 36 का आपका आंसर होगा ए वाला, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। 37 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडिंग द जुडिकल रिव्यू ऑफ लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर इज, तो ये जो 37 का आपका आंसर है ये सी आर्टिकल 13। द टर्म स्टेट इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज डिस्क्राइब। देखिए पहला ही हम 38, इसको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, जहाँ भी स्टेट डिफाइन किया गया आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया। स्टेट कहाँ डिफाइन किया गया, आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, स्टेट कहाँ डिफाइन किया गया, आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है। मेरे साथ ही आप लोग याद करिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज ए, क्या है बताइए भाई। आप इक्वल समान कार्य के लिए समान वेतन ने, बताइए क्या है। एक फंडामेंटल ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल राइट है। आपने भैया जितना काम किया उतना ही आपको रुपए मिला, तो ये क्या है बताइए, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ओके, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। इक्वलिटी बिफोर लॉ है, लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक है, अनलाइक शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली है, डी बोथ बी एंड सी आर ट्रू। तो देखिए 40 का आंसर, जब भी आपसे आर्टिकल 14 की बात पूछेगा तो दो चीज़ें आपसे पूछे जाता है, दो ऑप्शन आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक होगा आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दो जहाँ पे दिखेंगे आर्टिकल 14 आपका वहीं पे दिखेगा। ओके, तो यही है आर्टिकल 14, और जहाँ पे इक्वलिटी की बात आएगी वहाँ आर्टिकल 14 आपका आ जाएगा। और देखना आपसे 2 से 3 क्वेश्चन इससे आएंगे, आप लोग कहेंगे सर ने बताया था तभी आपके ये नंबर आ गए हैं। वैसे आप लोग कह सकते हैं, वैसे आप लोग कहेंगे नहीं, मुझे मालूम है, बट कोई नहीं, आप लोगों का बस एग्जाम अच्छा हो जाए, मेरा यही दुआ है आप लोगों से। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अब क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा था, प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू। जो प्रोटेक्शन दी गई है अनुच्छेद 14 और 21 में, आर्टिकल 14 एंड 21 में हमारे भारतीय संविधान में, वो किसके लिए है, सिटीजन्स के लिए सिर्फ, या सिटीजन एंड नॉन सिटीजन्स के लिए है, यानी भारतीय नागरिकों के लिए, यानी बाहर वाले नागरिकों के लिए भी है और भारतीय नागरिकों के लिए भी है, कि ओनली टू नॉन, सिर्फ बाहरी नागरिकों के लिए। डी क्या कह रहा है, नेचुरल पर्सन ओनली, केवल नेचुरल पर्सन के लिए। तो 41 का आपका आंसर होगा, सीधा सीधा आंसर है दोस्तों उसका, इसका ए वाला है भाई, सिटीजन्स के लिए ये। 42 ये क्वेश्चन पूरा आपका इस पे ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस केस में बताया गया। तो देखिए केस ही मैं आपको डायरेक्ट बताया दे रहा हूँ, आप देख लेना, इसका बी वाला होगा। ओके, 43 अब देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने अपना नाम ही डाल दिया है, तो अब ये नाम ही डाल दिया तो भाई आंसर भी अपना ही होगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट एज अ डिफाइन अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बता रहा है कौन स्टेट नहीं डिफाइन किया गया अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्वेश्चन आप ही बताइए, क्योंकि आप लोग CSJMU यूनिवर्सिटी से, तो इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए। क्या CSJMU यूनिवर्सिटी आर्टिकल 12 में एज अ कॉन्स्टिट्यूशन एज अ स्टेट डिफाइन किया गया है। अब उसमें नाम तो लिखा नहीं होगा, लेकिन एक यूनिवर्सिटी के तौर पे उसमें होगा। केस वाला मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, 44 का ए वाला होगा, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच एबॉलिश्ड राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट वाज, क्या है बताइए। 45 का आपका आंसर होगा डी वाला, 44। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 44 अब देखिए अमेंडमेंट पे भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके आएंगे नहीं, हर एक टॉपिक आपका जो दिया हो उस पर आंसर आएंगे। मैं पूरा एनालिसिस वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ओके, सिर्फ क्या क्या पढ़ना है, तो इसके ऊपर एक एनालिसिस पूरी डीप वीडियो आएगी, बट वो तभी आएगी जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग कहेंगे, देखिए आप लोगों ने जिस जिस चीज़ के बारे में कमेंट में कहा है मैंने वो चीज़ें फॉलो की है, तो आप कमेंट जो जो करेंगे दोस्तों मैं उस चीज़ को फॉलो करूँगा। आप लोगों को हर एक हेल्प मेरे से जो हो सकती है दोस्तों मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग बस इतना सपोर्ट कर दीजिए, बस वीडियो लाइक कर दीजिए। एंड उससे भी बहुत बड़ी चीज़ मेरे लिए होगी कि अगर आप कुछ स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर कर देते हैं, क्योंकि मेरा बस यही मोटिव है। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके, ताकि
अगर उनके पास कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनको कुछ नहीं पता है, तो वो बस पास हो सके, मेरा इतना ही, बस उनके अच्छे नंबर आ सके, मेरा वीडियो बनाने का मोटिव कंप्लीट हो जाएगा, मेरा इस चैनल बनाने का मोटिव कंप्लीट हो जाएगा कि अगर कुछ स्टूडेंट मेरे चैनल से अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। तो 47 का आंसर क्या है? राइट टू लाइफ इज़ अ फंडामेंटल राइट एज वेल एज एन, क्या है? राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट तो है, उसके साथ में और क्या क्या है? नेचुरल राइट है, मोरल राइट है, हिस्टोरिकल राइट है, कस्टमरी राइट है। तो 47 का आपका आंसर होगा दोस्तों ये नेचुरल राइट है। ओके, नाउ 48, इन इंडिया द फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल टू फंडामेंटल राइट सिटीजन, इंडियन सिटीजन को सिर्फ अवेलेबल है या लीगल पर्सन और इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है? इंडियन सिटीजन, फॉरेनर एंड लीगल पर्सन को अवेलेबल है, फॉरेन एंड इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है। तो देखिए 48 का आपका आंसर होगा सी। देखिए इसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्यों मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज मत होना, कई आपसे पूछेगा कि क्या ये आर्टिकल, कुछ आर्टिकल आपसे दे दिए जाएंगे, कहेंगे कि ये आर्टिकल क्या एप्लीकेबल होगा इंडियन सिटीजन पे या फॉरेन पे कि नहीं। अब जब इसमें फंडामेंटल राइट पूछा जा रहा है तो देखिए कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं, देखिए इंडियन सिटीजन्स पे तो सारे फंडामेंटल राइट अवेलेबल हैं, लीगल पर्सन पे भी मोस्टली, हाँ, लेकिन फॉरेनर्स पे जो विदेशी लोग हैं जो बाहर से आते हैं उन पे भी कुछ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है, जिसके बारे में पिछली वीडियो में 2 वीडियो में बात कर चुका हूँ, तो आप उनको ज़रूर देख लेना। तभी कह रहा हूँ पिछली 2 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उससे भी जरूरी बात है कि भाई कहीं से भी पढ़ो, कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले, लेकिन आंसर एक बार चेक कर लेना दोस्तों, क्योंकि कई बार आंसर बहुत मिस्टेक हो जाते हैं दोस्तों। मैंने भी पूरी कोशिश की है दोस्तों अपने कि सभी आंसर आपको सही से सही प्रोवाइड कराऊँ, खुद ही मैंने आंसर ढूंढे हैं दोस्तों सारे के सारे, बट जितनी कोशिश हो सकती है दोस्तों आपके लिए मैं कर रहा हूँ। फंडामेंटल आर जस्टिफाई अवेलेबल एंड इन्फोर्सिबल अगेंस्ट, बताइए 49 का आपका आंसर होगा बी वाला। आप थोड़ा और स्पीड बढ़ाते हैं दोस्तों ताकि ज़्यादा समय न लगे। फंडामेंटल राइट्स आर कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए फंडामेंटल राइट कहाँ से किस पार्ट में बताए गए हैं और आर्टिकल किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक बताए। देखिए इसमें आर्टिकल तो क्लियर कर दिया गया कि 12 से 35 तक बताए गए हैं, ठीक, ये आपका क्लियर कर दिया गया है। अब कौन सा पार्ट है, तीसरा है, दूसरा है, चौथा है, पाँचवा है, बताइए कौन सा भाग है, बताइए। तो 50 का आपका आंसर होगा दोस्तों ए, पार्ट 3 बताया गया है दोस्तों। अब 51 की तरफ आते हैं। 51 वाला आपका कह रहा है भाई बी होगा, फंडामेंटल ड्यूटी, मूलभूत कर्तव्य। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू फ्रीडम, राइट ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वलिटी। बताइए इसमें से एक ही है जो भाई आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। तो 52 का आंसर होगा भाई राइट टू एम्प्लॉयमेंट। भाई इसका थोड़ी आपके पास अधिकार है, बाकी तीनों के तो हम लोगों ने पढ़े भी है कहाँ कहाँ पे किस किस के आर्टिकल है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन कंटेन, कौन सी रिस्ट्रिक्शन दी गई है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू हिकलिन टेस्ट? बताइए हिकलिन टेस्ट के अंदर कौन से डिफेमेशन का, डिसेंट एंड मोरालिटी का, फॉरेन रिलेशन विद अदर स्टेट या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का? तो 53 का आपका आंसर होगा दोस्तों सी, फॉरेन रिलेशन विद अदर स्टेट, अन्य राष्ट्र से विदेशी संबंध। 54 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू, डीपीएसपी किससे डायरेक्टली रिलेटेड है बताइए? सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस या ऑल द अबव? तो 54 का आपका आंसर होगा ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट का कहना है कि मैं हिंदी में नहीं पढ़ता हूँ, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इंग्लिश में नहीं पढ़ता हूँ, हिंदी में पढ़ता हूँ। देखिए मुझसे जैसे जल्द से मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो सके, एंड जितनी जल्दी मैं वीडियो कंप्लीट करके पोस्ट करूँगा। देखिए वीडियो बनाने में समय लगता है एंड उससे कहीं ज़्यादा समय लगता है वीडियो को एडिट करने में, अपलोड करने में दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप लोग सिर्फ इतना सोच रहे कि भाई उठे बना लिए वीडियो अपलोड कर लिए, तो ऐसा नहीं भाई, बहुत समय लगता है एक वीडियो को बनाने में, अपलोड करने में। ओके, तो मैं जितनी जल्दी अपलोड करूँगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा थोड़ा। एंड बस देखिए अपलोड करता हूँ, देखिए कभी कभी क्या होता है वीडियो अपलोड कर देता हूँ बट उसमें देखता हूँ कि व्यूज़ तो है बट आपकी ना तो लाइक होती है ना ही आपका सपोर्ट कमेंट में दिखता है, तो बड़ा दुख होता है दोस्तों। तो ये मत करिए, बस अपना सपोर्ट दीजिए। तो 55 का क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट विच इज़ ए हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अम्बेडकर इज कंटेंट इन आर्टिकल। देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि फंडामेंटल राइट जो है एक हार्ट एंड सोल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी हृदय है, हार्ट है एंड आत्मा है हमारे संविधान की। किसी फंडामेंटल राइट यानी किस आर्टिकल के लिए बात कही गई थी, जिसका मैं जिक्र भी कर चुका हूँ एक बार। यह है आपका 32 रिट, जिसमें हम लोग रिट पढ़ते हैं। रिट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसको हम लोग संविधान में आपको बताएगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 56 एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंड इम्यूनिटी जूरिस्ट कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ, बताइए ऑल द अबव, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? 56 का आपका आंसर होगा ए। 57 का आंसर क्या होगा, देखिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 57 का आपका आंसर होगा ए वाला। ओके, अब बढ़ते हैं 58 की तरफ। 58 का आपका आंसर होगा दोस्तों बी वाला। ओके, सेकुलरिज्म।
59 का आंसर होगा आपका 59 वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन थी, बट इसका जो आंसर होगा दोस्तों डी वाला होगा। ओके, इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों डी वाला होगा, बट आप इसका एक बार आंसर जरूर चेक कर लेना। ओके, उपरोक्ता सभी मेरे अकॉर्डिंग डी वाला है, अदरवाइज आप एक बार चेक जरूर कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा दोस्तों सी वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 368 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत अंतर्गत किसको संशोधित नहीं किया जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी अमेंड नहीं किया जा सकता है, अमेंडमेंट उसमें नहीं किया जा सकता, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, क्या आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? अगर आपको पता है तो प्लीज़ बताइए, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर कोई आंसर देगा। 61 का आपका आंसर होगा दोस्तों बी वाला। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 62 वाला ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मजिस्ट्रेट अपना कार्य करने के लिए कार्यालय नहीं जाता। भाई एक मजिस्ट्रेट है, वो अपना काम करने के लिए जो अपने ऑफिस नहीं गया है, ठीक, उसके विरुद्ध निम्न में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है। भाई एक मान लीजिए कोई मजिस्ट्रेट है, उसको भाई अपने ऑफिस पे जाना था काम करने, बट वो नहीं गया, आप किसी को कुछ काम है, वो ड्यूटी टाइम पे अवेलेबल ही नहीं है, तो भाई इस मामले पे आम जनता कौन सी रिट जारी, आम जनता कहाँ पे जा सकती है? पहले तो ये बात है कोर्ट में जारी। अब कोर्ट जो है कौन सी रिट जारी कर सकता है बताइए? हबीस कॉर्पस करेगा, मैंडेमस करेगा, प्रोहिबिशन करेगा, या क्यो वारंटो करेगा? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आपने रिट पढ़ी है तो आपको मालूम होगा मैंडेमस करेगा, परमादेश, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परमादेश। 63 नाउ दिस इज़ अ लैंडमार्क बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती वाला केस, और ये आपके इस बार भी आएंगे। इससे 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। 63 वाला जो क्वेश्चन है ये भी, एंड इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था इससे 2-3 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो 63 का होगा बी वाला। 368 कैन बी अमेंडमेंट वाइज, बताइए 368 जो अभी अब पूछा जा रहा है आर्टिकल 368, या आपसे पूछा जाएगा कि अमेंडमेंट किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया, तो अमेंडमेंट आपका 368 में डिफाइन किया गया। अब ये पूछा जा रहा है जो भी आपका अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, कोई भी कानून होता है उसमें संशोधन किया जाता है। संशोधन क्या होता है, अमेंडमेंट क्या होता है समझिए। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी कानून पुराना होता है उसको समय समय पे हम लोगों को बदलने की ज़रूरत होती है। जैसे हमारा आईटी एक्ट था, उसको अमेंडमेंट की ज़रूरत थी, उसमें अमेंडमेंट किया गया। जैसे हमारा कंपनीज़ एक्ट था, हमारा कंपनीज एक्ट पहले वाला था, लेकिन उसको 2013 में फिर से अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी, उसको अमेंड किया गया, उसमें नई नई चीज़ें जोड़ी गई। अब जैसे पुराना अमेंडमेंट था उसमें थोड़ी सारी चीज़ें तो समय समय के साथ में सारी चीज़ें जोड़ी जाती हैं। जैसा कि हमारा ट्रिपल तलाक वाला था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हटाई गई थी, आप जानते हैं। एंड जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला अमेंडमेंट, उसमें देखिए आर्टिकल 378 को अमेंड कर दिया गया था। एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। आर्टिकल यानी अमेंडमेंट सीधा अगर आपसे क्वेश्चन में अमेंडमेंट क्या होता है कि भाई कोई भी चीज़ें, जैसे कोई पुराना कानून है जिसकी अब नीड हो गई कि उसको अपडेट करना चाहिए, बदलना चाहिए, हाँ, तो उसी को हम लोग अमेंडमेंट करके उसको नए फॉर्म में आज में जो भी पब्लिक को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कानून हम बना सकते हैं। अब ये एक होता है रिप्लेस बिल्कुल कर दिया, आप बिल्कुल बदल ही गया, रिपील्ड कर दिया। जैसा कि हमारा अभी आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट है, अब इसको अमेंड नहीं किया गया, इसको रिपील्ड कर दिया गया। भाई इसको पूरा हटा कर नया कानून लेके आए, तो इसको अमेंड आप लोग नहीं कहेंगे। ओके, तो 64 का आंसर आपका होगा बी वाला। ओके, तो इसमें क्या कह रहे हैं, पार्लियामेंट के दोनों सदन में जो भी अपर हाउस और लोअर हाउस होता है उसमें जो विशेष बहुमत होता है दोस्तों, जो स्पेशल मेजोरिटी होती है, ठीक, एंड उस जिसका अनुसमर्थन न्यूनतम 50% राज्य विधेयकों द्वारा किया जाए, 50% जो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा उसका जो सपोर्ट किया जाए। ओके, तो तब अमेंड हो पाता है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इज रिलेटेड टू किससे कैसे, बताइए? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। देखिए कोई क्वेश्चन पढ़ना है नहीं, 65 का आंसर सीधा आपके सामने है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। ओके, ये क्वेश्चन आपका आएगा, आप लिख के लीजिए, क्वेश्चन आपका आएगा। चूज़ द बेस्ट ऑप्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफाइंड अंडर। आप देखिए बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आपसे दे दिया गया। बेसिक स्ट्रक्चर किसके अंदर डिफाइन किया गया 66 में, बताइए? मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, इसका आंसर या तो सी होगा, मुझे लगता है इसका आंसर सी होगा 368 में अमेंडमेंट में। ओके, तो इसको आप देख सकते हैं, एक बार इसको चेक कर लेना आप लोग। मैंने इसको जल्दबाजी में देखा था, बट आप इसको चेक कर लेना। 67 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, ये अभी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये तो आपके लिए छोड़ ही रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले पेपर में पढ़ाया था, इसका आंसर तो आप ही को देना होगा। अब आप लोग गुस्सा करेंगे, यार आप तो सब छुड़वा रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं छुड़वा इसलिए रहा हूँ ताकि आप थोड़ी सी मेहनत करें और आपके नंबर अच्छे आ जाएं। हो सकता है आप लोग थोड़ा गुस्सा होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मुझे गुस्से से मतलब नहीं, मुझे आपके नंबर से मतलब है, ताकि आपके नंबर अच्छे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर होगा आपका सी वाला। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। 69 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 69 हमारा कह रहा है भाई इसका आंसर होगा डी वाला। ओके,
70 क्या करा, 70 कह रहा, 70 का आंसर होगा भाई ए वाला, आईसी गोलकनाथ और से स्टेट अप। बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, इसको भी आपको पढ़ना छोड़ना नहीं है। जो केस मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में रिफर ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर सुप्रीम कोर्ट्स ओरिजिनल जुडिडिक्शन, एडवाइजरी जुडिडिक्शन, इनहेरेंट जुडिडिक्शन या ऑल ऑफ द अबव। तो 71 का जो आपका आंसर होने वाला दोस्तों वो बी होगा, एडवाइजरी जुडिडिक्शन। ओके। द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट इज बाई ए स्पेशल लीव पिटिशन इज कंटेन इन आर्टिकल। बताइए कौन सी जो आप सुप्रीम उच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में विशेष इजाज़त यानी स्पेशल लीव पिटिशन से जो अपील करते हैं उसका प्रावधान कहाँ दिया गया है, किस आर्टिकल में दिया गया। तो 72 का आपका आंसर होगा दोस्तों सी वाला 136। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में 73 की तरफ। बिल्कुल मैं देखूंगा ही नहीं क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। 73 का आंसर है आपका ए वाला। ओके। 74 का आपका आंसर होगा दोस्तों बी वाला, आर्टिकल 142। बढ़ते हैं 75 की तरफ। 75 का आपका आंसर होगा दोस्तों डी वाला। ओके, पार्लियामेंट। इसके बाद बढ़ते हैं 76 की तरफ। द कोर्ट विच इज़ फाइनल इंटरप्रेट एंड गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़। बताइए क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कोई दो राय नहीं है। पावर ऑफ जुडिकल रिव्यू एक्सरसाइज बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कंटेंट इन। बताइए जुडिकल रिव्यू की पावर किस आर्टिकल में बताई गई। 32 में नहीं, 129 में हो सकता है। सी पॉसिबिलिटीज़ तो हैं। 39 में, किस में बताइए। ये क्वेश्चन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, मुझे लगता है इस क्वेश्चन को आपको सर्च करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक इसको जुडिकल रिव्यू से आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ाए हैं। तो देखिए जब आप एक क्वेश्चन सर्च करना, ओके, न्यायिक पूर्ण वाले, तो हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो आप वो भी साथ में पढ़ लेना, क्योंकि इसमें जुडिकल रिव्यू के क्वेश्चन बहुत कम आए हैं आपके, बट आपको पढ़ना होगा। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड अगर आप टाइप ना कर पाएँ तो गूगल ट्रांसलेट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आप उसका कंटेंट निकाल सकते हैं। ओके। इसके बाद बढ़ते हैं 78 की तरफ। द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेरिंग। बताइए क्या होगा इसका। 78 का आपका आंसर होगा दोस्तों ए वाला। वैसे मैं इसका आंसर बता सकता हूँ, इसका आंसर या तो 32 वाला होगा यानी ए वाला होगा या बी होगा। अब आपको सोचना कौन सा है। 79 का आंसर होगा डी, ऑल द अबव ऑल द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या होगा बताइए। बी होगा भाई, 5। अब टिक भी लगा दूँ, इतनी जल्दी नहीं है मुझे, है वो जल्दी लेकिन इतनी नहीं है। 5। 81, क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर होगा ए। 82, क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर होगा ए। 83 का आंसर होगा आपका दोस्तों, 83 का आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 84 का विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। में से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फाइल रिटन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर। तो इसमें कोई दो राय ही नहीं है दोस्तों। इसमें अगर आपको सोचना पड़ रहा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है दोस्तों। इसमें आपको कोई सोचने की बात नहीं, क्योंकि तीसरी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर होगा दोस्तों आपका डी वाला, पब्लिक ओपिनियन। ओके, लोकमत। क्वेश्चन नंबर 86, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच गिव प्राइमेसी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओवर फंडामेंटल राइट वॉज 40, 42, 45 या 38, 40वां, 42वां, 45वां, 38। तो 86 का आपका आंसर होगा दोस्तों बी वाला होगा। ओके। इसके जस्ट बाद दोस्तों आपकी इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोड होगी, देन दोस्तों आपके लिए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की वीडियो अपलोड होने वाली है दोस्तों इसके जस्ट बाद, एंड देन उसके बाद सोशोलॉजी की अपलोड होगी, फिर आपकी जो फैमिली लॉ का पेपर है दोस्तों उसकी अपलोड होगी। एंड जो इसके जब सभी पेपर हमारे अपलोड हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी, इसमें हमने 100 MCQ हिंदी इंग्लिश में डिस्कस किया, तो उसका सेकंड पार्ट दोस्तों रेडी हो जाएगा दोस्तों। तो कल तक मैं आपको सभी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा दूँगा, बट वो तभी प्रोवाइड कराऊँगा जब मुझे इस वीडियो पे अच्छे से लाइक एंड कमेंट मिलेंगी। ओके। हम सोचेंगे यार लाइक कमेंट के लिए वीडियो बना रहे हैं क्या, देखिए लाइक कमेंट के लिए वीडियो नहीं बना रहे, इससे बस इतना पता चल जाता है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो भी रही है या नहीं हो रही है, बस मुझे इतना पता करना होता है। बस एज अ फीडबैक मुझे आपका फीडबैक चाहिए बस, फिर मैं उस हिसाब से मेहनत करता हूँ कि कैसे क्या चाहिए। अगर कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो मेरी वीडियो में, अगर आपको कुछ कमी लग रही तो बेझिझक आप लोग बताइएगा। ओके, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो ये भी बता दीजिएगा, मैं कम बोलूँगा। 87 का आंसर होगा बी। ओके, जो भी आपकी शिकायतें होंगी उनको मैं दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। 88 का आंसर होगा दोस्तों डी वाला, आयरलैंड। 89 का आपका आंसर होगा दोस्तों डी। 90 का आंसर होगा दोस्तों आपका ए वाला, इन्फोर्सेबल।
91 आपका कह रहा है आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटीज़, क्या बताइए किसमें बताएगा, किस आर्टिकल में? तो 91 का आपका आंसर होगा ए वाला। अभी एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ रखा, उसका आंसर आपको बताना होगा, वो 98 या 99 वाला कोई क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, तो उसका आंसर भी आपको बताना, जितने क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ दोस्तों आप सभी को उसको आंसर ढूंढ के बताने होंगे, ठीक। मैं चेक करूँगा, सभी क्वेश्चन चेक करूँगा, पहले भी आपने जो कमेंट किए थे एंड आज जो भी आप कमेंट करेंगे। तो 92 का आपका आंसर होगा सी वाला। 93 का आपका आंसर होगा दोस्तों सी वाला। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 94 वाला आपका। 94 का आंसर होगा आपका ए वाला। द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन आर्टिकल 51 ए आर, क्या बताइए कितनी है, बताइए टोटल नंबर की फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी? 95 का आपका आंसर होगा सी, 8 हैं, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कह रहा है जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मूलभूत कर्तव्य, आपके संविधान के किस संशोधन में आई थी? 42वां, 44वां, 43वां, 51, बताइए किस संविधान के संशोधन में आई थी? तो 96 का आपका आंसर होगा ए वाला। 97 का आपका आंसर होगा डी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको छोड़ना मत। ये आपसे पूछा जाएगा, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट में डिफाइन की गई, किस आर्टिकल में डिफाइन की गई, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन की गई हैं। ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, एंड आपकी इमरजेंसी प्रोविज़न हो जाएंगे, अमेंडमेंट वाला प्रोविज़न हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी किस पार्ट में। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द आर्टिकल विच इज़ रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड वैसे भी पॉलिटिकल पार्टीज देख रहे हैं आप कैसा क्या हो रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई अगेंस्ट में, बट सीरियसली मुझसे पूछा जाए तो पहले इसका ड्राफ्ट आ जाए फिर ही बात करेंगे, ना लोग कहेंगे इसको पॉलिटिकल मंच बना दिया। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, इसको आपको बताना होगा 99 वाला। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 100, आर्टिकल 36 to 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू। 36 से 51 के जो आर्टिकल है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका कोई आंसर सोचना ही नहीं, DPSP की बात करता है भाई। ओके तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। इसके जस्ट बाद दोस्तों आपको किसकी पहले चाहिए, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की चाहिए, फैमिली लॉ की चाहिए? एंड BLLB वालों आप भी बताइए आपको किसकी चाहिए वीडियो, पहले आपको पहले चाहिए इकोनॉमी की या सोशोलॉजी की? फटाफट से दोस्तों कमेंट कर दीजिए दोस्तों, जल्द से जल्द आपसे मिलते हैं दोबारा। एंड एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, चलिए वो बाद में पूछूंगा कि एग्ज़ाम तक मैं आपको ये जो बता रहा हूँ दोस्तों, ओके ये तो अलग चीज़ जो मैं प्रीवियस ईयर पे बता रहा हूँ, जब आपके एग्जाम चलेंगे तब मैं पर डे सोच रहा हूँ क्यों ना लाइव आके आपको कुछ ना कुछ MCQ वगैरह बताता रहूँ। तो क्या आप चाहते हैं दोस्तों कि मैं लाइव आऊँ? अगर आप चाहते हैं लाइव हो तो प्लीज़ आप अपने अनुसार टाइम बता दीजिए कि मैं कितने बजे लाइव आया करूँ। अपने एग्जाम का टाइमिंग देख लें, उस अनुसार आप बता दें कि कितने बजे मेरे को लाइव आना चाहिए। ओके तो दोस्तों वीडियो यहीं पेंड कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको एक बिग वाला थैंक यू दोस्तों कहना चाहता हूँ, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं दोस्तों, बट वही है ना दोस्तों कि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। इसीलिए फटाफट से दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो वहाँ पे बात भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।